Hello everyone. So we will be starting with medium level test second video solution. So पहला क्वेश्चन देखते हैं. Consider the following pairs. यहाँ तीन पेयर्स दिए हुए हैं और आर्टिकल्स इनके आगे दिए हुए हैं. कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया आर्टिकल 266, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया आर्टिकल 267, पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया आर्टिकल 266. क्वेश्चन इज आस्किंग हाउ मेनी अबव पेयर्स आर करेक्ट. ऊपर में से कितने पेयर्स करेक्टली मैच्ड हैं. सो यहाँ तीनों पेयर करेक्टली मैच्ड हैं, तो आंसर है ऑल द थ्री आर करेक्टली मैच्ड. तो इस क्वेश्चन में सीखने वाली बात क्या है कि जो हमारे बेसिक प्रोविजंस है या जो बेसिक आर्टिकल्स है वो आपको बाय हार्ट रटे हुए होने चाहिए. सो एग्जाम्पल, कॉन्सॉलिडेट फंड ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी, पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया, ये तीनों अकाउंट्स के आर्टिकल्स आपको याद होने चाहिए. सो क्लियर. So we'll move to the next question. How many members are elected from the Lok Sabha for Public Account Committee? This is a very factual question. ये भी आपको पता होना चाहिए. Answer is 15. Third question. Who among the following chairs the Zonal Council? It's Home Minister. Question number 4. Who among the following scrutinizes the report of the CAG and then submits the report to the House of the People? This is Public Accounts Committee. क्वेश्चन नंबर 5. दिस इज एन असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन. तो इसमें देखते हैं क्या है. गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर एज रीजन. सो असर्शन क्या कह रहा है, प्रेसिडेंट इज पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट. तो प्रेसिडेंट इज पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, ये सही है, ये हमें पता है कि प्रेसिडेंट पार्ट होता है पार्लियामेंट का. इसका रीजन क्या है, अ बिल पास्ड बाय द टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट कैन नॉट बिकम अ लॉ विदाउट द एक्सेंट ऑफ द प्रेसिडेंट. इसका मतलब ये है कि कोई भी कानून जब पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के द्वारा पास कर दिया जाता है उसके बाद वो कानून तभी बनता है जब उस पे प्रेसिडेंट का एक्सेंट मिले. तो बिल्कुल सही बात है. अनटिल एंड अनलेस प्रेसिडेंट का एसेंट मिल जाए किसी भी बिल पे, किसी भी लॉ पे, सॉरी किसी भी बिल पे, तब तक वो एक लॉ नहीं बनता है. तो दिस शोज दैट प्रेसिडेंट इज पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट. पार्लियामेंट क्या है, पार्लियामेंट इज व्हाट, लेजिस्लेचर. So both assertion and reason are correct and reason explains the assertion correctly. So answer is D. So इस क्वेश्चन में बेसिकली हमको ये देखना है कि असर्शन जो हम स्टेटमेंट बोल रहे हैं उसके पीछे का लॉजिक सही है कि नहीं सही है. इंडिविजुअली ये स्टेटमेंट सही है कि सही है कि नहीं सही है, ये भी चेक करना है. और उसके बाद ये चेक करना है कि ये रीजन जो है ये असर्शन को सॉलिडिफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसका रीजन प्रॉपरली दे रहा है कि नहीं दे रहा है. तो यहाँ हम पाते हैं कि पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट इंडिविजुअली सही है, और रीजन जो है ये पहले स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर रहा है, प्रूव कर रहा है. सो आंसर विल बी बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. So moving to the next question 6. As per the constitution, which of the following is a wrong statement? तो यहाँ पर हम सीधे हाईलाइट करेंगे. जब हमें ऐसा wrong, right, है ना, not correct, correct, तो हम पेपर पे ही हाईलाइट कर लेंगे. ठीक. ऑप्शंस देखते हैं. द नॉर्मल टर्म ऑफ अ गवर्नर्स ऑफिस शैल बी 5 years बट इट मे बी टर्मिनेटेड अर्लियर. सही बात है. गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट अंडर हिज हैंड एंड सील. ये भी सही स्टेटमेंट है. देर इज नो बार टू अ पर्सन बीइंग अपॉइंटेड गवर्नर मोर देन वंस. ये भी सही बात है. गवर्नर्स डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री फंक्शंस आर रिस्ट्रिक्टेड टू द कंसर्न स्टेट. ये दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट बिकॉज गवर्नर डजंट हैव constitutionally mandated diplomatic and military functions. So this is your wrong statement. तो हमें wrong statement आइडेंटिफाई करना था, तो D is your wrong statement. क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं. एन ऑर्डिनेंस इशूड बाय द यूनियन गवर्नमेंट कैन एग्जिस्ट. कितने समय के लिए एक ऑर्डिनेंस इशू जो गवर्नमेंट करती है वो कितने समय के लिए एग्जिस्ट कर सकता है. तो ऑप्शन ए इज एट द मोस्ट ओनली फॉर 6 weeks फ्रॉम द डेट ऑफ री असेंबली ऑफ द पार्लियामेंट. At the most only for 6 months from the date of assembly of the parliament. At the most only for 12 months. अब 12 months ये तो बिल्कुल ही गलत है. Until the parliament passes that, ये भी गलत है. तो दो ऑप्शंस तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए मेरे. बचा ये दोनों. इसमें A is the correct option because when your राज्यसभा एंड लोकसभा मीट्स, इसके बाद मिनिमम 6 weeks में this ordinance has to be approved. Okay, so correct answer is A. Consider the following statements concerning the power of Supreme Court to issue writs to stop violation of fundamental rights. Option A.
Supreme Court has the power to issue writs like habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto, certiorari, which are appropriate for the enforcement of fundamental rights. This is a very correct statement. ठीक है, first statement correct है. Second statement says Parliament may by law empower any other court to exercise within its jurisdiction the power given by Supreme Court. This statement is also correct. Hence, our correct answer is both 1 and 2. So this is a very basic question. This is given in Lakshmikant. देर इज मतलब इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, इसलिए आंसर इज सी. विद रेफरेंस टू द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, which of the following statements is are correct? A person is appointed as attorney general who is qualified to be appointed as a judge of the Supreme Court. This is a correct statement. Attorney general can be removed through the same process as the judge of the Supreme Court. This is a very wrong statement. Attorney general is appointed by the president on his pleasure. तो प्रेसिडेंट के द्वारा अटॉर्नी जनरल को कभी भी रिमूव किया जा सकता है. इसके अलावा अटॉर्नी जनरल कभी भी रिजाइन कर सकते हैं प्रेसिडेंट को एक एप्लीकेशन लिख के. सो ओनली 1 इज द करेक्ट आंसर हियर. सो 10th देखते हैं. विद रेफरेंस टू द कंपोजिशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, कंपोजिशन के बारे में बात कर रहा है, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स इन द स्टेट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट? करेक्ट पूछ रहा है ना. तो पहला स्टेटमेंट सेज in the legislative council there may not be more than 1/3 members of the total membership of the legislative assembly of the state. तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं. ये लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली. ये है लेजिस्लेटिव काउंसिल. सो इट सेज कि इसका 1/3 मेंबर होना चाहिए इसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल में. सो दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट. ओके, दिस इज प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. Second statement, the legislative council of a state must have at least 40 members in it. This is also given in our constitution. So both statement 1 and 2 are correct. So this is a bit factual question. ये आपको थोड़ा सा जब आप पढ़ रहे हैं तो इन फैक्ट्स पे थोड़ा सा ध्यान रखें. When the Supreme Court declares an election of Vice President India void, which of the following statements is are true? जब सुप्रीम कोर्ट वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को वॉइड करार दे देता है, उस संदर्भ में ये इन स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला स्टेटमेंट कह रहा है एक्ट्स डन बाय हिम एज वाइस प्रेसिडेंट बिफोर सच डिक्लेरेशन आर कंसिडर्ड वैलिड. तो अगर सुप्रीम कोर्ट वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को इनवैलिडेट कर देता है, उससे पहले जो वाइस प्रेसिडेंट ने एक्ट किया है वो सारे वैलिड होंगे. बिल्कुल सही बात. एक्ट्स डन बाय हिम एज वाइस प्रेसिडेंट ऑन द डे ऑफ सच डिक्लेरेशन आर नॉट कंसिडर्ड वैलिड. दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट. अब हम इस चीज को बिल्कुल समझते हैं कि पहला स्टेटमेंट ही हमारे दूसरे स्टेटमेंट को सही या गलत बता रहा है. लेट्स से कि आज 15 तारीख है, 15 मार्च है, ठीक. आज शाम को 5 बजे सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन को इनवैलिडेट किया. तो आज इसमें सेकंड ऑप्शन आप पढ़िए, एक्ट्स डन बाय हिम एज वाइस प्रेसिडेंट ऑन द डे ऑफ सच डिक्लेरेशन. तो 15 मार्च को अगर डिक्लेयर किया शाम के 5 बजे सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन इनवैलिड, तो अगर वाइस प्रेसिडेंट ने दिन में कोई काम किया होगा या दिन में किसी डॉक्यूमेंट पे साइन किया होगा तो वो भी कंसिडर होगा वैलिड. बिकॉज पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? एक्ट्स डन बाय हिम एज वाइस प्रेसिडेंट बिफोर सच डिक्लेरेशन. मतलब अगर 5 बजे डिक्लेयर हुआ है इनवैलिड सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो उसके पहले जो भी एक्ट किए गए हैं वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा, दैट विल बी वैलिड. तो दिस इज स्टेटमेंट इज करेक्ट. और इसी के द्वारा हम इसको भी समझ सकते हैं कि ये इनवैलिड इज करेक्ट. मतलब दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट. सो आंसर इज ओनली 1. So when you read the basic things in your Lakshmikant, you read it a little bit carefully. So same एक ही ऑप्शन से आपका दूसरा ऑप्शन भी क्लियर हो जाता है कि ये गलत है. Moving to the next question 12, which of the following statement regarding the president of India is are correct? ठीक है, यहाँ हाईलाइट कर लिया करेंगे हम जब भी करेक्ट इनकरेक्ट पूछ रहा हो. तो पहला स्टेटमेंट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफर. दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट. The elected members of the Legislative Assembly of Union Territories of Delhi and Pondicherry takes part in the elections of the President of India. This is also a correct statement. So answer is C, both 1 and 2. So basically यहाँ पर हमें ध्यान ये रखना है कि प्रेसिडेंट का के लाइक इलेक्शंस में कौन कौन से मेंबर कौन कौन सी स्टेट्स पार्टिसिपेट करते हैं और इन द रिमूवल प्रोसेस कौन कौन से स्टेट्स पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ये हमें ध्यान रखना है. 13th, parliamentary authorization is necessary prior to the expenditure from consolidated fund of India. This is a very factual and easy question. So
मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन डज नॉट अप्लाई, ठीक है, यहां हम अंडरलाइन कर लेंगे, डज नॉट अप्लाई टू विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, इन केसेस में से किस पे डिस्क्वालिफिकेशन का ग्राउंड एंटी डिफेक्शन अप्लाई नहीं होता। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कह रहा है, इफ अ मेंबर गोज आउट ऑफ हिज पार्टी ड्यू टू द मर्जर ऑफ द पार्टी विद अनदर पार्टी, अगर एक पार्टी, एक छोटी पार्टी किसी बड़ी पार्टी में पूरी की पूरी मर्ज हो गई है, तो अपनी छोटी पार्टी के जितने भी मेंबर्स हैं उन पे एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होगा। दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, है ना। इफ, सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, इफ अ मेंबर आफ्टर बीइंग इलेक्टेड एज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर स्पीकर, ठीक है, ऑफ द हाउस वॉलेंटरली गिव्स अप द मेंबरशिप ऑफ हिज पार्टी और रीजॉइंस, ये भी बिल्कुल सही बात है, उस पर भी एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं होगा। अगर हमारे स्पीकर, जैसे भारतीय जनता पार्टी के स्पीकर है, ठीक है, अगर वो स्पीकर बनने के बाद अगर वो अपने पार्टी की मेंबरशिप से रिजाइन कर देते हैं, है ना, तो उन पे भी एंटी डिफेक्शन लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। Question number 15. All revenues received by the union government by way of direct and indirect taxes, money borrowed, and receipts from loans given by the government flows into Consolidated Fund of India. This is also a simple question, easy question. Now let's see 16th. Which of the following are the features of good governance? Good governance के कौन कौन से features हैं? इनमें से हम देखते हैं accountability, कंजर्वेटिज्म, रिजिडिटी, ट्रांसपेरेंसी, इंटीग्रिटी, माइक्रो मैनेजमेंट। अब इसको हम एलिमिनेशन करने का ट्राई करते हैं। तो गुड गवर्नेंस के बिल्कुल इन 6 फीचर्स में से अगर हम देखें तो सबसे पहले हमको क्या समझ में आता है, क्या सही हो सकता है, अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल गुड गवर्नेंस का पार्ट है, तो 1 इज करेक्ट। तो यहाँ हम ऑप्शन में देखते हैं 1 किस में है ना, 1 इज दिस, मतलब ये 2 ऑप्शन हमारे पास बचे, ए इज रॉन्ग, सी इज रॉन्ग। रिजिडिटी गुड गवर्नेंस का फीचर नहीं है, ठीक है, तो थर्ड भी रॉन्ग है, तो इसका मतलब थर्ड रॉन्ग है, अपना आंसर मिल गया डी, 1, 4 एंड 5। तो 1 अकाउंटेबिलिटी, 4 transparency and 5 integrity, these are the features of good governance. So hope you got how to eliminate options. So we'll see the next question, 17th. Here is a list in which constitutional amendment is given and the basic provision is given in the list too. You have to match the following. So यहाँ हम देखते हैं 52nd matches with what, anti defection. So B4, so we'll see B4, we get only one option, this is A, clearly. सो यहाँ पर हम फिर से एलिमिनेशन का यूज करेंगे, हम 1 या 2, जैसे 86 है, 86 इज एजुकेशन टू फंडामेंटल है, सी इज 2। सो बेसिकली आपको हर एक को जानने की जरूरत नहीं है, अगर आपने 1, 2 को भी रिकॉग्नाइज कर लिया है तो आप यहाँ आके बिल्कुल आराम से एलिमिनेट करिए और यहाँ फिर आपको ऑप्शन ईजिली मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, अकॉर्डिंग अबाउट 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कंसिडर द फॉलोइंग। Number 1, it provides a 4-tier panchayati raj. No, it's a 3-tier. So first statement is wrong. Assured duration of 5 years. So assured duration of 5 years, this is correct, first is wrong. So sorry, here it is first, here it is A, so I guess a little mistake is there. तो हम यहाँ A को 1 मानते हैं, A को 1 मानते हैं, B को 2 मानते हैं, C को 3 मानते हैं, ठीक है। Devolution of power to पंचायत is vested with the union government. This is also wrong. So first statement, third statement हमको wrong मिल गया, तो मतलब A गलत है, C गलत है, A गलत है, C गलत है, C गलत है, तो हमें ऑप्शन क्या मिल गया, C, B and D। B and D मतलब 2 और 4 is the right statement. Assured duration of 5 years, ग्राम सभा is the foundation of the पंचायती राज सिस्टम। So clearly हम यहाँ एलिमिनेशन के थ्रू इस चीज़ को अटेम्प्ट कर सकते थे। ये ऑप्शंस के लिए सॉरी एंड आई विल चेक दिस व्हाई दिस हैपेंड। Question number 19. Which of the following statement relating to the state election commissioner is are correct? State election commissioner is appointed by the election commission of India. No, this is a wrong statement. Election commissioner के द्वारा, election commission के द्वारा appoint नहीं किए जाते हैं। Second statement is state election commissioner can be removed only in the same manner as a judge of the high court. This is a correct statement. So answer is only 2. क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, इन विच इशू ऑफ द फॉलोइंग राज्यसभा एंड लोकसभा एंजॉयज इक्वल पावर। तो राज्यसभा और लोकसभा इन 4 इश्यूज में से किसमें इक्वल पावर को एंजॉय करते हैं। तो दिस इज अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। राज्यसभा और लोकसभा दोनों में ही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। ओके, रिमूवल ऑफ गवर्नमेंट इज बेसिकली बाय लोकसभा, इंट्रोडक्शन ऑफ मनी बिल अगेन लोकसभा, क्रिएशन ऑफ न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज ओनली बाय राज्यसभा। सो
दोनों को किसमें इक्वल पावर एंजॉय करते हैं? अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड विद द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? कोलेजियम सिस्टम, एपेलेट सिस्टम, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। So this is option D is the correct answer. More than one of the above. So moving to the next question, what are the ways through which Parliament controls? Parliament control executive पे किन किन चीजों के द्वारा करती है? ठीक, नॉट पासिंग मोशन ऑफ थैंक्स, बिल्कुल इसके थ्रू कंट्रोल करती है। पासिंग ऑफ कट मोशंस, ओके, इसके थ्रू करती है। तो 1 और 2 हमें दिख गया कि चलो ये दो तो सही है ना। अब हम देखते हैं 1 और 2 किस में ऑप्शन है। इसमें 1 और 2 इसमें ऑप्शन है, नहीं है, तो ये वाला गलत। 1 और 2 इसमें नहीं है, ये वाला गलत है ना। 1 और 2 इसमें नहीं है, ये वाला ऑप्शन गलत। तो हमें ऑप्शन सीधे मिल गया 1, 2 एंड 4। 4 भी क्या है? हाफ एन आवर डिस्कशन। एंटी डिफेक्शन का पार्लियामेंट के कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव से कोई लेना देना नहीं है। सो थर्ड को भी अगर हम समझ जाते हैं कि ये नहीं है, तो फ्रॉम हियर ऑल्सो वी कुड हैव एलिमिनेटेड थर्ड। थर्ड गया, आंसर इज बी। सो थोड़ी सी कंसेप्चुअल क्लैरिटी हमें रखनी होगी कि बेसिक प्रोविजंस जो हैं वो किस तरीके से वर्क करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23rd, with reference to the Rajya Sabha, consider the following statement. Rajya Sabha can authorize the parliament to create new all India services. Very good, it's a correct statement. A resolution for the removal of the vice president can be introduced only in the Rajya Sabha. So both 1 and 2 are correct. This is a very factual question. So इसमें कुछ समझाने वाली ज़्यादा बात नहीं है, तो C, both 1 and 2 is the correct answer. अरेंज द फॉलोइंग आइटम्स इन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ पासिंग ऑफ एन ऑर्डिनरी बिल इन द पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट में जो ऑर्डिनरी बिल पास होता है उस किस किस स्टेजेस से गुजरता है, उसके सीक्वेंस को आप करेक्ट ऑर्डर में लगाना है। सबसे पहला क्या है? इंट्रोडक्शन स्टेज। सेकंड स्टेज ऑफ जनरल डिस्कशन। थर्ड रीडिंग, असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, पब्लिकेशन ऑफ द बिल इन द गैजेट। ठीक, तो इसके ऑप्शंस को अगर हम देखें तो यहाँ पर क्लियरली 1, 2, 3, 4, 5। सो 1, सबसे पहले क्या होता है? कोई भी बिल क्या होगा? इंट्रोड्यूस होगा। तो हमें ये तो पता चल गया कि फर्स्ट वाला इज द फर्स्ट, है ना। और लास्ट में क्या आना है? पब्लिकेशन ऑफ द बिल इन द गैजेट। तो बिल जब पब्लिश हो जाता है प्रेसिडेंट के एक्सेंट के बाद, दैट इज पब्लिश इन द गैजेट ऑफ इंडिया। सो पहला स्टेटमेंट सबसे पहले आना चाहिए और लास्ट वाला स्टेटमेंट सबसे बाद में आना चाहिए। तो यहाँ हम देखते हैं फर्स्ट 5। 5 तो हमें यहाँ दो ऑप्शन में दिख रहा है लास्ट में, बट यहाँ फर्स्ट सिर्फ ए ऑप्शन में। तो 1, 2, 3, 4, 5 इज द करेक्ट आंसर। 25th क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया हैव अ बाइकैमरल लेजिस्लेचर। तो बाइकैमरल लेजिस्लेचर इन सब स्टेट्स में से किसके पास है? तो क्विकली यहाँ पर से एलिमिनेट कर सकते हैं। बिहार के पास है, उत्तर प्रदेश के पास है, एटलीस्ट 3 और 5 है। तो 3 और 5 यहाँ है, 3 और 5 यहाँ है, 3 और 5 इसमें नहीं है, ये वाला ऑप्शन हटा देंगे। 3 और 5 इसमें नहीं, ये वाला ऑप्शन हटा देंगे। हमारे पास बचा 2। ठीक, 3 और 5 है दोनों में। ठीक, 3 और 5 दोनों में है, 2 भी दोनों में है, इसका मतलब 2 भी करेक्ट है। तो 2, 3, 5 is correct, and then you have 1 पुडुचेरी। अब 1 आप सोचो, पुडुचेरी में तो है ही नहीं बाइकैमरल, तो 1 ये भी एलिमिनेट हो गया। बी इज द करेक्ट आंसर। सो अगेन दिस इज हाउ यू कैन डू थ्रू एलिमिनेशन। Question number 26. With reference to the Parliament of India, consider the following statement. A bill passed by Rajya Sabha but pending in the Lok Sabha does not lapses on the dissolution of the Lok Sabha. तो कोई भी बिल राज्यसभा द्वारा पास कर दिया गया है बट वो लोकसभा में पेंडिंग है, वो लैप्स नहीं करेगा लोकसभा के डिसोल्यूशन पे। बिल्कुल सही बात है। अगर कोई भी बिल राज्यसभा तक पहुंच चुका है तो वो डिसॉल्व नहीं होता। ठीक, अब बिल पास्ड बाय द लोकसभा, लोकसभा द्वारा पास कर दिया गया है बट पेंडिंग इन द राज्यसभा, अभी लोकसभा में पास नहीं हुआ, अभी लोकसभा में सॉरी अभी राज्यसभा में पास नहीं हुआ, अभी राज्यसभा में पेंडिंग है ना। डज नॉट लैप्सेस, नहीं, अगर ये पास हो जाता राज्यसभा से तो ये लैप्स नहीं करता। अभी ये सिर्फ लोकसभा से पास हुआ है, इसलिए ये लैप्स हो जाएगा ऑन डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, हेंस ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 1 ओनली। 27th, following pairs are correctly matched. Again, cut motion is given here, description is given here. Policy cut motion, amount of the demand be reduced by 100 rupees. Second, policy cut is 1 rupees. Okay, so this is a wrong match. Okay, token cut, it's a reverse. Here it will be 100. So this is again a wrong statement. Economic cut, the amount of the demand be reduced by specified amount. So only 3 is the correct answer here. Question number 28. Consider the following statement with reference to the joint sitting of the parliament.
It is governed by the rules of procedure of both Lok Sabha and Rajya Sabha. This is a wrong statement. It is governed by the rules of procedure of only Lok Sabha. Okay, so first statement is wrong. हम यहाँ से देखते हैं, ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं. 1 is wrong, C is wrong, D none of the above is wrong. So no new amendments can be proposed to a bill. बिल्कुल सही बात. Bill is deemed to have been passed only if it is passed by a majority of the total of both the houses. No, not, it's not both the houses. जब joint sitting हो रही है तो it's through a simple majority. So again, only option like only statement 2 is correct, and hence option B is correct here. Moving to the next question, 29. Consider the following statement with reference to the constitutional provisions regarding the budget. Parliament does not have the right either to discuss or to vote on the expenditures charged on the consolidated fund of India. This is a wrong statement. Parliament does not have the right either to discuss. डिस्कस करने का तो राइट है ना, वोट करने का राइट नहीं है. सो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट. ओके, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग. यहां हम ऑप्शन देखते हैं. फर्स्ट ए गया, सी गया, डी गया. हमें कुछ जानने की जरूरत ही नहीं है. ऑप्शन बी इज द करेक्ट. इसके आगे हमको इतना सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है. हमको सिर्फ बेसिक एक चीज पता होनी चाहिए थी कि पार्लियामेंट को डिस्कस करने का और वोट करने का राइट है कि नहीं है ऑन एक्सपेंडिचर्स चार्ज्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. अगर हम सिर्फ इसको ही आइडेंटिफाई कर लें कि ये सही है कि गलत है, तो हमारा ऑप्शन क्लियरली यहाँ आ जाता है. सो अगर ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है तो ये है नहीं. दिस इज अ सिंपल conceptual question where you have to know only this particular fact and you can eliminate the option. So question number 30. Consider the following pairs in context of places in news. Okay, places न्यूज में देखते हैं. बारबाडोस, कैरिबियन आइलैंड, चलो नहीं पता है. डॉनबास. अब डॉनबास तो हमें पता है कि दिस इज इन यूक्रेन. ठीक है, यूक्रेन. सो ऑप्शन 2 इज रॉन्ग. विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन पेयर्स अबव आर करेक्टली मैच. सो आप यहाँ देखो, 2 तो करेक्टली मैच नहीं है ना. हमको ये और फर्स्ट और थर्ड नहीं भी पता है. ठीक है, तो 2 इज नॉट करेक्टली मैच. तो हम 2 को एलिमिनेट करते हैं, 2 को एलिमिनेट करते हैं, 2 को एलिमिनेट करते हैं. हम आंसर हमारे पास अपने आप आ गया ए, 1 ओनली. सो हमें बिल्कुल बेसिक जो न्यूज़पेपर में फैक्ट्स और ये सब न्यूज़ में प्लेसेस इन न्यूज़ चलते रहते हैं, उन पर थोड़ा सा ध्यान देना होता है. डॉनबास इज इन यूक्रेन एंड इट्स इन यूज फ्रॉम लास्ट 2 ईयर्स, 2 to 3 ईयर्स. सो हम यहाँ पर बिल्कुल ऑप्शन एलिमिनेशन के तरीके को अप्लाई करेंगे. क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं. राज्यसभा हैज नो रिप्रेजेंटेशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी. इट्स अ सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चन. एस्टिमेट कमिटी में राज्यसभा का रोल नहीं होता है. राज्यसभा के मेंबर्स रिप्रेजेंट नहीं होते हैं एक्चुअली. व्हाट आर द बेसिक फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट इन इंडिया. नंबर 1, एक्सरसाइजिंग कंट्रोल ओवर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. करेक्ट स्टेटमेंट. Implementation of law. Implementation of law is not done by parliament. Parliament is for making law. Getting my point? So 2 is wrong. यहाँ से ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं. ए गया, डी गया, बचा बी और सी. ठीक, अब यहाँ 4 and 5 दोनों में, इसका मतलब 4 and 5 करेक्ट है. ठीक, अब हमें चेक करना है 1 और 3 में. तो हम 1 में 1 हमने पढ़ा एक्सरसाइजिंग कंट्रोल ओवर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इसका मतलब 1 इज करेक्ट. तो हमारे पास ऑप्शन सीधे मिल गया क्या, सी. क्लियर. ऑप्शन एलिमिनेट कैसे करते हैं ये समझ में आ रहा है थोड़ा यहाँ पर. क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. द प्रेसिडेंट शैल मेक रूल्स फॉर द मोर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. वेरी गुड, करेक्ट स्टेटमेंट. स्टेटमेंट 2, ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल बी expressed to be taken in the name of the prime minister. No, this is president. All executive action of the government of India shall be expressed to be taken in the name of the president. So this is a wrong statement. So हमारे पास आंसर क्या है, only 1. क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं. In the context of the Constitution of India, the president can be removed from his office by the process of impeachment for, this is a very classic question, violation of the Constitution. The president can be removed from his office for the process of impeachment for violation of Constitution, और कोई provision नहीं है. Question number 35. With reference to the Central Council of Ministers, consider the following statements. Total number of ministers in the council cannot exceed 15% of the total strength of both house of the parliament. This is wrong. Total strength of both house नहीं होगा, total strength of लोक सभा होगा. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग.
फर्स्ट स्टेटमेंट को रॉन्ग करते ही हमारे पास क्या हो गया, दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, बचा क्या, बी और सी, टू टू एंड थ्री। इसका मतलब टू इज करेक्ट, हम इसको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, छोड़ देंगे हम इसको। थर्ड देखते हैं, सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ मिनिस्टर्स आर डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। दिस इज ऑल्सो अ रॉन्ग स्टेटमेंट, नो, दिस इज डन बाय पार्लियामेंट, पार्लियामेंट थ्रू अ लॉ। सो ओनली टू इज द करेक्ट स्टेटमेंट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट कि कैसे हमें बारीक चीजों को नजर में रखना है, कि टोटल स्ट्रेंथ ऑफ बोथ हाउसेस नहीं, इट्स ओनली लोकसभा, और यहाँ पर क्या, बाय पार्लियामेंट, बाय पार्लियामेंट। सो वन एंड थ्री इज रॉन्ग, ओनली टू इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, विथ रेफरेंस टू द एग्जीक्यूटिव इन द स्टेट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लीड्स टू द फॉल ऑफ द गवर्नमेंट। वेरी गुड, सिंपल स्टेटमेंट है। नो कॉन्फिडेंस का वोट हुआ तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट गवर्नमेंट का फॉल हो जाता है, ठीक, गवर्नमेंट चली जाती है। सेकंड स्टेटमेंट सेज मिनिस्टर होल्ड्स ऑफिस एट द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। दिस इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट। सो आंसर इज what, both 1 and 2. Question number 37 says, with reference to the various important provisions of the Indian Constitution, consider the following pair. Article 352, imposition of national emergency, correct. Article 356, duty of the union to protect state against external aggression and internal disturbance. No, this is wrong, this is governor's rule. 360 is financial emergency, ठीक, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। सो टू एंड थ्री इज रॉन्ग। तो यहाँ देखें, टू एंड थ्री, ऑल फोर तो गया, ठीक, टू, सॉरी, यहाँ क्वेश्चन हैज आस्क्ड आर नॉट करेक्टली मैच्ड। सो अगेन नॉट करेक्टली मैच्ड में क्या हो गया, टू एंड थ्री आर नॉट करेक्टली मैच्ड बिकॉज वन इज करेक्टली मैच्ड, तो वन तो होना ही नहीं है, ये वाला ऑप्शन हट गया, ये वाला ऑप्शन हट गया, और ये वाला ऑप्शन भी हट गया। तो हमारे पास बचा क्या, टू एंड थ्री ओनली, बिकॉज थ्री हमारा क्या है, इट्स रिगार्डिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक। तो दीज टू आर नॉट करेक्टली मैच्ड, अदर्स दीज टू आर करेक्टली मैच्ड। तो हमें यहाँ भी ऑप्शन को एलिमिनेट करके आंसर को निकाल लेना था। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज एनफोर्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी यस, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी यस, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। ओके, सो आंसर इज डी, 1 and 2 ओनली। Which of the following are considered part of the executive branch of the state government? तो स्टेट गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव ब्रांच का कौन कौन पार्ट है, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये तीनों तो हम पढ़ते ही हैं, ठीक है। तो तीन तो पार्ट है ये, 1 2 3। लोकायुक्ता, लोकायुक्त इज नॉट पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट। सो फाइव, तो लेट्स सी, फाइव यहाँ से एलिमिनेट किया तो ऑप्शन डी चला गया। 1 2 3 सही है, तो यहाँ पर वन नहीं है, तो इसका मतलब ये भी चला गया। 1 2 3 4, फोर देखते हैं, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, उसका कोई लेना देना ही नहीं है एग्जीक्यूटिव ब्रांच से, तो फोर्थ वाला भी गया। हमारे पास बचा क्या, ऑप्शन सी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, विच ऑर्गेनाइजेशन इज एसोसिएटेड विद एग्रीमेंट्स लाइक ट्रिप्स एंड ट्रिम। ऑप्शन इज वेरी क्लियर, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। This is a current affairs question. What is the name of the first survey vessel large ship which has been commissioned into the Indian Navy? INS Sandhayak. Question number 42, again a current affairs question. Where is the Church of Epiphany located, which recently secured UNESCO Asia Pacific Award for Cultural Heritage Conservation? This is located in Haryana. This is also important fact from December current affairs. 43rd question says international depth report which published external depth statistics is released by, correct answer is World Bank. This is a factual question, so you must know some reports, some important reports which are in news. Again question number 44 देखते हैं, which strait is also known as gate of tears? Okay, so A, Strait of Gibraltar, B, Bab el Mandab, Malacca Strait, Strait of Hormuz. Answer is Bab el Mandab. This was in news because of the recent Red Sea crisis. So again न्यूज़पेपर फॉलो करते रहेंगे तो आपको इस तरह की चीज़ें पता चलती रहेंगी। और इम्पॉर्टेंट जो रीजन्स इन न्यूज़ हैं, आप उनका एक बार विकिपीडिया पे भी पेज पढ़ लिया करें, है ना। कोई इंपॉर्टेंट प्लेस चल रहा है, कोई इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है न्यूज़ में, तो उसका एक विकिपीडिया पेज 5 मिनट में आप जब भी आप पेपर पढ़ें तो आप उस चीज़ को उसी समय पढ़ लें, ताकि ये आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाए। Okay, so question number 45, which disease is associated with the R21 matrix M vaccine?
This is related to malaria. Okay, this is also very important fact. Question number 46. Which city houses the world's largest diamond boards inaugurated recently? So this is in Surat. This is also a very factual question and important question. Question number 47 says, which of the following statement is correct regarding rat hole mining? तो rat hole mining से related इनमें से कौन सा statement सही है? A. It involves extracting minerals from underground deposit through the creation of tunnels and shafts. Okay. Second says it involves digging narrow vertical tunnel resembling burrows to extract coal. जैसे ही हमें कोल शब्द दिखा रैट होल माइनिंग से हम इसको रिलेट करेंगे और हमारा आंसर सीधे मार्क करेंगे. गेटिंग माय पॉइंट? So you must be knowing that specific terms in news are related to what thing? Rat hole mining is related to coal extraction, especially in northeast and like it's everywhere, है ना? Illegal coal mining का तरीका होता है rat hole mining, which is very much prevalent in Meghalaya especially. क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री बॉर्डर द गोलान हाइट्स? गोलान हाइट्स इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ द रिसेंट इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट. सो गोलान हाइट्स के बारे में आपको जानना जरूरी है. अब हम यहाँ ऑप्शन देखते हैं. इराक, इजराइल, लेबनान, ईरान, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, यूएई. वेरी क्लियरली अगर आप मिडिल ईस्ट का मैप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि इराक इज वेरी फार अवे फ्रॉम इजराइल, है ना? तो गोलान हाइट्स इज एक्चुअली बिटवीन लेबनान एंड इजराइल. सो इसराइल तो होगा ये ऑप्शन, लेबनान होगा, तो 2 3 तो है ही है, और जॉर्डन भी है. 2 3 5 इज द करेक्ट ऑप्शन बिकॉज इराक इज नॉट देयर. तो ए ऑप्शन आपका गया, डी ऑप्शन गया, 3 4 5. सी ऑप्शन आपका बोल रहा है 3 4 5. सो 3 4 5 देखते हैं. 3 4 5. अगेन ईरान इज ऑल्सो वेरी फार अवे फ्रॉम गोलान हाइट्स. सो ईरान इज टूवर्ड्स योर लाइक ईस्टर्न साइड, and Golan Heights maybe you can consider it to the western side in Middle East. So option B is correct. Question number 49. Which of the following is are the functions objective of the scheme for providing drones to the women self-help groups? Okay, this is a very ambitious scheme launched by government of India. So उसके बारे में statements दिए गए हैं. पहला स्टेटमेंट है encourages women's participation in the technology driven agriculture sector. बिल्कुल सही चीज है. फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. यहाँ पर हम देखते हैं ऑप्शन बी इज एलिमिनेटेड. इसका डिलीवर एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज टू वुमेन इन, नो, दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट. कोई एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज डिलीवर करने के लिए ये ड्रोन्स नहीं प्रोवाइड किए जा रहे हैं वुमेन्स को. ठीक है. सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट. तो यहाँ हम देखते हैं ये वाला एलिमिनेट हो ही गया था. 2 यहाँ है तो ये भी एलिमिनेट हो गया. अब हमारे पास बचा ए और डी. ए और डी में फर्स्ट वाला सही है, मतलब फर्स्ट इज क्लियर. थर्ड को हमको देखने की जरूरत ही नहीं है. ठीक, सॉरी, थर्ड को हम देख लेते हैं. कलेक्ट डाटा ऑन वुमेन्स हेल्थ एंड वेलबींग. दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. इसका मतलब ए भी गया. बचा हमारे पास क्या? ऑप्शन डी 1 and 4. एनहेंस द इनकम एंड लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज ऑफ वुमेन इन रूरल इंडिया. दिस एंड दिस टू आर correct statement with respect to this particular scheme. Hope you got the point how you have to arrive at the right option. लेकिन इसके लिए आपको स्कीम के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है. कुछ स्कीम्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, हर महीने जो भी लॉन्च होती हैं उनके बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल में जाके समझने की ज़रूरत है. क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं. विद रेफरेंस टू द मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. पहला स्टेटमेंट कह रहा है इट हैज़ बीन इनिशिएटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इन कोऑर्डिनेशन विद द इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर ऑफ आर्ट्स. अब हमें ये स्टेटमेंट को चेक करना है कि ये सही है कि गलत है. आप यहाँ पर थोड़ा सा डाइकोटॉमी देखिए. इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स है ना, और यहाँ रूरल डेवलपमेंट. तो ये कुछ अलग सा नहीं लग रहा है? क्या ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर नहीं होना चाहिए? धरोहर, कल्चर. ओके, सो पहला स्टेटमेंट इज रॉन्ग. सो मेन सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट इज टू कल्चरली मैप पैन इंडिया विलेजेस ऑन द कॉम्प्रिहेंसिव वर्चुअल प्लेटफॉर्म. ये दिस इज अ नॉर्मल स्टेटमेंट. ये एक नॉर्मल स्टेटमेंट लग रहा है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में. तो स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. सो करेक्ट आंसर इज बी 2 ओनली. तो होप आप लोगों को ये डिस्कशन वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा होगा. आपने कई सारी चीज़ें सीखी होंगी. सो विल ट्राई टू wrap this up and thank you so much.